हेलो एस्पायरेंट्स, यूपीएससी एग्जाम्स 2025 पहला दिन और पहले दिन ही एसए का पेपर। और आज का एसए का पेपर बहुत ही विशेष है अपने आप में। क्यों बच्चों, क्यों विशेष है? हर साल क्या होता है कि जो पार्ट 1 होता है एसए का, उसके अंदर एथिक्स से संबंधित सारे एसए आते हैं। और हमेशा मैं कहा करता हूँ कि एथिक्स अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो 400 मार्क्स कवर करोगे। 250 मार्क्स जीएस 4 के, 125 पार्ट 1 ऑफ एसए के और 25 सोसाइटल इश्यूज जो कि हम जीएस 1 में पढ़ते हैं। इस प्रकार 400 मार्क्स कवर हो गए। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया कि सारे के सारे एसए एथिक्स से आ गए, एथिकल एसए आ गए, एथिकल सब्जेक्ट से एसए आ गए। और अब मैं बड़े शान से कह सकता हूं आप सब लोगों को कि हमने यदि जीएस 4 की अच्छी पढ़ाई करी है, थॉरोली पढ़ाई करी है, कंसेप्ट्स को समझा है, तो इस बार हम कवर कर रहे हैं 525 मार्क्स। है ना चमत्कार? 1750 मार्क्स में से कोई सब्जेक्ट अकेला 500 मार्क्स कवर कर रहा है ना मजेदार बात? अर्थात ऐसे का तो एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये हमेशा के लिए याद रखिए, मैं हमेशा बच्चों को क्लास में भी बात बताता हूं। जीएस 4 अच्छी तरह से पढ़िए और 400 मार्क्स कवर करिए। हालांकि इस बार 500 मार्क्स कवर हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बार जनरल पिक्चर देना चाहता हूं कि किस तरह के एसए एग्जाम में आए हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन ए की। पहला है सत्य कोई रंग नहीं जानता है। सेकेंड इज बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। और तीसरा, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है ना? इंटरेस्टिंग। और फोर्थ है सबसे अच्छे सबक कड़े अनुभव से सीखे जाते हैं। सो बेटा, खोलिए जीएस 4 का सिलेबस, खोलिए जीएस 4 के नोट्स और खोलिए एक कॉपी जिसमें मैं जो बताऊं उसको लिखने की चेष्टा करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एसे की, दैट इज ट्रुथ नोज नो कलर। बच्चों, इसकी क्या परिकल्पना है, क्या चाहा गया है इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर? पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पर सत्य के बारे में बात हो रही है, सत्य का कोई रंग नहीं जानता है, ट्रुथ नोज नो कलर, राइट? तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा पहले हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि सत्य जो है, सबसे बड़ी बात क्या है? सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं? सत्य पर कोई भी पर्दा डालने की कोशिश करें, कोई भी पर्दा बेअसर होता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है या देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह भी अच्छी तरह से पता है कि जब हम बात कर रहे हैं सत्य की और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, इस महान ग्रंथ को हम भूल नहीं सकते। उसमें क्या कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, और किस तरह से एस्से को शुरू करना है। यहां एस्से को शुरू करते समय हमें याद रखना है कि गांधी जी ने क्या कहा था।
हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। सत्य एक खोज उनके द्वारा मुख्य प्रतिपादित सिद्धांत था, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य होता है। ये लिखना है अपने को एग्जाम में। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यहां लिखेंगे, गांधी जी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य होता है। और फिर धीरे धीरे जब गांधी जी ने अपनी रिसर्च की ट्रुथ के बारे में, सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में, तो क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर होता है। है ना, कितनी बड़ी बात। कहा उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, और फिर धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद पहुंचे कि सत्य ही ईश्वर होता है, और ईश्वर तो परम सत्य है। अर्थात सत्य अगर कोई है, जिस प्रकार ईश्वर को हम किसी भी तरह से, किसी भी रूप में देख लें, उनको कवर नहीं किया जा सकता, उनको डिफरेंट कलर से पेंट नहीं किया जा सकता, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। उसी प्रकार चूंकि सत्य को ही ईश्वर माना है, इसलिए जो सत्य है वही तो ईश्वर है, और चूंकि हम ईश्वर को कोई कलर नहीं कर सकते, इसी प्रकार हम सत्य को भी कोई कलर नहीं कर सकते। सत्य विल ऑलवेज रिमेन सत्य ओनली। देयर इज वन थिंग यू हैव टू अप्लाई। जब आपने ऐसे इस तरह से शुरू कर दिया, हमेशा ऐसे को एक कोटेशन या एनिक्डोट देकर शुरू करते हैं। आपने इसको शुरू कर दिया ऐसे के अंदर, अब आप सीधा सीधा ट्रांसफर हो गए GS4 के सेकंड कंसेप्ट पर। वो क्या? सत्य बेटा क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज से सीधा कनेक्टेड। क्योंकि अब हमें यहां पे लिखना है ऐसे के अंदर कि कभी भी किसी भी हालत के अंदर जो अंतरात्मा की आवाज होती है ना बेटा, अंतरात्मा की जो आवाज है वो कभी झूठ नहीं बोलती। यदि हम अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज को मानकर चलते हैं, जो कि सत्य बोलती है, हमेशा सत्य का रास्ता दिखाती है हमारे को, अगर हम उस सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम कॉन्शियस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर काम कर रहे हैं, तो आप मान के चल लीजिए परिणाम हमेशा अच्छे आएंगे। सेकंड कंसेप्ट में आगे हमें ये लिखना होगा कि यदि हम अंतरात्मा की आवाज जो कि सत्य होती है, अगर उसको हम काले कपड़े से, डार्क कपड़े से ढक भी दें, कुछ गलत काम कर रहे हैं और हमने ढक दिया उसको कि भाई सत्य को कवर कर दिया मैंने, अब मैं गलत काम कर रहा हूं, अरे मुझे कोई रोशनी कहां दिख रही है, ये कहां है सत्य, कौन सत्य की बात कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूं वही सही है भाई। अब अंतरात्मा की आवाज चिल्ला रही है बार बार कि राकेश तुम गलत रास्ते पर हो, वापस आओ वापस आओ। यह है दम सत्य का। तो इन दो कंसेप्ट्स को, एक तो अंतरात्मा की आवाज और एक गांधी जी के सिद्धांत, इन दोनों को साथ लेकर जब हम अपना ऐसे शुरू करेंगे, अगर हम ऐसे में ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास एक तारतम्यता बनेगी और विचार आपके पास आसानी से एकत्रित हो सकेंगे। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर ऐसे में जहां आपने गांधी जी से शुरुआत की है, तो ऐसे जब शुरू कर कर हम अंत के नज़दीक पहुंचेंगे, तो इसी कंसेप्ट को आपको कंक्लूसिव कंसेप्ट के रूप में यूज करना पड़ेगा। अर्थात गांधी जी के ही कथन को लेकर हम एंड में सिद्ध करेंगे कि यस, इस प्रकार हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि कलर कोई सा भी करने की कोशिश की जाए सत्य पर, सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा। और बच्चों, इस ऐसे को लिखते हुए हमें कम से कम
एक या दो एग्जाम्पल देने जरूरी है, जिससे हम जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में वो कॉरोबोरेट हो सके, वो पक्की हो सके। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि ऐसे के अंदर हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम पैराग्राफ्स लिख रहे हैं ना बच्चों, ये जो पैराज हैं, ये हमेशा पैरे का लास्ट सेंटेंस, यानी कि जो पहला पैरा है, पहला पैरे का लास्ट सेंटेंस, लास्ट वाक्य, और पैरा 2 का प्रथम वाक्य हमेशा कनेक्ट होने चाहिए बच्चों। सो जो पहला ऐसे जो दिया गया है उसके अंदर जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारी सोच है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, सत्य तो हर रंग को अच्छी तरह से पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि सत्य ही तो डिस्टिंग्विश करता है कि भाई क्या चीज असत्य है और क्या चीज असत्य नहीं है। तो केवल एक चीज दिखती है उसको, सत्य 7 रंगों को मिलने के बाद, जैसे हम प्रिज्म में कहते हैं ना, जैसा हम प्रिज्म में कहते हैं भाई लाइट आई और यहां पर 7 रंगों में बदल गई, उसी प्रकार हम यहां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य कितने भी रंग में रंगा हो, लेकिन सत्य हमेशा सच होगा और सत्य हमेशा एक होगा, सत्य अलग अलग हो ही नहीं सकता। और यही बात इस एस्से में हमें सिद्ध करनी है, और ये वाला जो उदाहरण मैंने बताया है ये जरूर जरूर यूज करना है आवश्यक रूप से। तो बच्चों इस तरह से फर्स्ट एस्से लिखना हमारे लिए बहुत सरल था। अब हम देखते हैं कि दूसरे एस्से को क्या कर सकते थे और कैसे लिख सकते थे, उसका मतलब क्या था। दूसरा एस्से कह रहा है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं, बिना लड़े ही, यानी कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध में जीतने के लिए एक्चुअल लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहां पर कैसे शुरू करेंगे, यहां पर हमें शुरू करना चाहिए चाणक्य का उदाहरण लेकर। हम यहां शुरू करेंगे, ऐसे को प्रारंभ कैसे करेंगे, चाणक्य के कोट को लिखकर। यानी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं, युद्ध की रणनीति इंपॉर्टेंट होती है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि जब हम रणनीति बना रहे हैं तो उसमें लड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है, और रणनीति बनाने में लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और रणनीति
बनाने में लड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इस ऐसे को हमें इस तरीके से शुरू करना है, बिना लड़े ही दुश्मन को प्राप्त करना। यानी कि दुश्मन को ऐसा लगे, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं GS4 में दुश्मन कोई होता ही नहीं है। पता है ना आपको कि GS4 ये सिखाता है कि कोई दुश्मन है ही नहीं आपका। बेसिकली फर्क इतना है कि जो आपके विचारों की सोच की लय है उससे दूसरों के विचारों की सोच की लय फर्क है। अब कैसे जीते हैं उसकी लय को, इसके लिए हमने बहुत अच्छे प्रिंसिपल सीखे हुए हैं। जैसे कि हम बार बार कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दो जनों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, जब हम अपने विचारों से दूसरों को कन्विंस कर दें आसानी से तो वो वैसे ही जीत हो जाएगी। अर्थात अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें, और ये एग्जाम में लिखना का बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आज हमने एक पर्टिकुलर सिनेरियो बना दिया कि देखो इन दो देश के बीच में बहुत बड़ी समस्या है। आज यूक्रेन और रशिया बुरी तरह से लड़ रहे हैं, और सब जानते हैं यूक्रेन तो ही लड़ रहा है, यूक्रेन के बिहाफ पर यूरोप पूरी तरह से लड़ाई में लगा हुआ है। अब रशिया तो ये चाहता है कि भाई हमें इस युद्ध के जो मूल कारण हैं उन पर विचार कर कर डील करनी चाहिए, युद्ध करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब ये स्थिति कैसे आई, क्योंकि आज उस युद्ध के वातावरण में यूएस द्वारा उनको ये समझा दिया गया यूक्रेन को कि तुम्हारे लिए लड़ाई कर कर अपनी बात मनवाना संभव नहीं है। बेटर कोर्स तुम्हारे लिए क्या होगा, शांति करो, उसी से तुम युद्ध जीत सकते हो। अदरवाइज अगर तुम ये सोचते हो कि रशिया को युद्ध कर कर फंसा दोगे या हरा दोगे, वो तो संभव ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों इस बिंदु को हम और आगे की तरफ समझने की कोशिश करें कि जब हम किसी को परास्त करना चाहते हैं तो परास्त का मतलब क्या होता है, परास्त करने का मतलब क्या है, यहां पे अपने को ये एग्जाम के अंदर इस एस्से में समझाना पड़ेगा कि परास्त करने का अर्थ क्या है। क्या होता है परास्त करने का अर्थ, कि आप दूसरे पक्ष से, ये GS4 का सिद्धांत है, आप दूसरे पक्ष से वो कराने में समर्थ हैं जो वो नहीं करना चाहता। जो वह नहीं करना चाहता। यही तो है परास्त करने का अर्थ। परास्त करने के लिए कोई हथियार लेकर मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं है। परास्त करने का मतलब यह है कि दूसरा इस बात को समझने लग जाए कि मुझे इस पक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है वो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तार्किक है। ये एग्जाम में लिखना है हमें इस ऐसे के अंदर कि जो हमारे पास तार्किकता है, उस तार्किकता से हम इस तरह का वातावरण बना दें कि दूसरे पक्ष को ये महसूस हो जाए कि ये जो कह रहे हैं वो तर्क के संबल पर पूर्णतः पूरा पूरा सत्य है, और ऐसी स्थिति में मेरे लिए युद्ध करने का कोई पर्याय ही नहीं बचा, कोई मतलब ही नहीं है। राइट।
इसी प्रकार जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत कंट्रीज में युद्ध होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन वो युद्ध हो नहीं पाते क्योंकि पहले से ही एक वातावरण क्रिएट हो जाता है कि इस युद्ध में इस पक्ष की विजय हो ही नहीं सकती। और जब विजय हो ही नहीं सकती तो बेस्ट रास्ता क्या है? बेस्ट रास्ता यह है कि उस समझौते पर पहुंचा जाए जो कि हमें हार से बचाए। हम जीत नहीं पाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जो हमें हार से बचा दे। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव, कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। दुश्मन सोचता रहे कि मैं अब लड़कर इसको हराऊंगा। यहां पता चला कि युद्ध करने का मौका ही नहीं आ रहा, युद्ध में अस्त्र शस्त्र उपयोग करने का कोई अवसर ही नहीं है। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपनी कूटनीतिकता को अपनाना होगा, उसको डिप्लॉय करना होगा और उसकी सहायता से जीत का सेहरा अपने सर पर बांधना होगा। और इसके लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। तो इस एस्से को इस परिप्रेक्ष्य में मोड़कर आपको लिखना है। ओके, अब हम आते हैं पार्ट ए के तीसरे एस्से पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से आया। GS4 का मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है ना? इंपॉर्टेंट बात। तो जब विचार दुनिया खोजता कैसे है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसका इंग्लिश में देखें एक बार, थॉट फाइंड्स ए वर्ड। थॉट, क्योंकि जब हम सोच रहे हैं, हम जब विचार कर रहे हैं तो क्या हो रहा होता है? विचार करने के बाद प्रूडेंट डिसीजन लेना सीख जाते हैं। यानी कि जब हम समस्त पक्षों पर विचार करते हैं हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं ना बच्चों, वह हमेशा नई संभावनाओं को जन्म देता है। तो हमें इस तरह से ऐसे शुरू करना है कि समस्त पक्षों पर विचार कर हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वे हमेशा नई संभावनाओं को जन्म देता है और यही नई संभावनाएं नई दुनिया होती हैं। राइट। सो एक दुनिया को खोजता है कि यानी कि मैं आज जिन परिस्थितियों में हूं, अगर मैं उन परिस्थितियों को पार कर एक जीवन के दूसरे पहलू में जाना चाहता हूं, मैं जीवन को समझना चाहता हूं, तो किस प्रकार से अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे बेसिकली जो वर्चूज होते हैं, वर्चूज का क्या मतलब होता है? वर्चूज का मतलब होता है सद्गुण। यानी कि अगर हम एक दुनिया अपने लिए अच्छी खोजना चाह रहे हैं तो हमें सद्गुणों के रास्ते पर चलना पड़ेगा। सद्गुणों के रास्ते पर
चलना होगा। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। जब आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब सीधे सीधी बात है कि जब आपने इस चीज पे विचार किया, जब आपने इस चीज पे विचार किया तो आपको पता चलेगा अरे भाई मुझे तो वाइसेस से दूर रहना है। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फिर आगे आप ले जाइए। दूसरा है कि विचार एक दुनिया बनाता भी है। आप कोई भी नई चीज बनाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई कल्पना कर रहे हैं। अगर आपने सोचा कि मैं माई मैन बनकर दिखाऊंगा, ये आपके मन में विचार है, या आपके मन में सोच है कि मैं माई मैन बनकर दिखाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, माई मैन बनकर दिखाऊंगा। मेरा विचार आया, मैं माई मैन बनूंगा, गरीबों के लिए, गरीबों व दुखियारों के लिए। है ना विचार। ये विचार GS4 में हम पढ़ते हैं और मैं इसको बहुत ही शक्ति से और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अर्थात यहां माई मैन की बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर मेरे मन में एक विचार आ गया, एक मैंने सोच लिया कि मैं माई मैन बनकर रहूंगा दुखियारों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो मैं सबसे पीछे खड़े हुए लोगों को देखता हूं, तो इसका मतलब मैं एक नया संसार क्रिएट कर रहा हूं। ये विचार itself is creating a new equation in the society, जहां पर कोई व्यक्ति अगर किसी समर्थ के सामने जा रहा है, किसी ऑफिसर के पास जा रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि यस, सामने बैठा वाला व्यक्ति मेरा खुद का आदमी है और ये मेरा काम निश्चित रूप से करेगा। सो टेक दिस स्टोरी फॉरवर्ड कि आपने जैसे ही विचार लाया कि माई मैन बनूंगा, इसका मतलब एकदम नया संसार आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया, जहां आपके और जनता के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। जनता को आप में विश्वास है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा से तत्पर है। और अब मान लीजिए अगर आपने एस्से में इस तरह से लिखा, तो आपके पास न केवल बहुत सारे वर्ड्स होंगे उस एस्से में लिखने के लिए, बहुत सारी बातें होंगी उस एस्से में लिखने के लिए, बल्कि साथ ही साथ आप एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं एस्से को लिखते लिखते, जहां पर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि विचार एक नई दुनिया तो खोजता ही है और एक नई दुनिया बसा भी सकता है। इसी प्रकार जैसे बहुत बार हम विवेकानंद जी का उदाहरण ले सकते हैं कि विवेकानंद जी के मन में जब ये विचार आया कि भाई ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जो अलग अलग लोग हैं, उनको हम जब कष्ट देने का सोच रहे हैं, ये विचार आया उनके मन में बहुत बड़ा कि ये जो हम कष्ट देने की सोचते हैं किसी को, ये बेसिकली हम अपने को ही तो कष्ट दे रहे हैं। आप एक ही आत्मा के तो अलग अलग हिस्से हैं। तो अपने को विवेकानंद जी की इस बात को लेकर और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे विवेकानंद जी ने कहा कि मैं उस यूनिटी में बिलीव करता हूं, जिस यूनिटी के अंदर हम ये महसूस कर सकें कि हम अपने आसपास जिन लोगों को देख रहे हैं वो हम ही तो हैं। और ये विचार पूरे वर्ल्ड में एक शांति का दर्शन देने वाला सिद्ध हुआ। जब वो अमेरिका गए, वहां के उनको भाषण सुनने के लिए लोग तत्परता थे, क्योंकि एक नया विचार था, एक नई दुनिया की परिकल्पना की गई थी और एक नई सोच की परिकल्पना उनके द्वारा की गई थी कि कैसे हम इस विश्व को शांतिमय बना सकते हैं। इनका रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा इस पर्टिकुलर एस्से में, राइट। और इसके बाद
हम आते हैं एस्से नंबर 4 पर। एस्से 4 बहुत ही अच्छा था। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से ही सीखे जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। कड़े अनुभव क्या होते हैं? यहां ऐसे शुरू करेंगे इसको कि कड़े अनुभव हैं क्या। कड़े अनुभव का अर्थ है कि जब जब हमने अपने जीवन में सही रास्ते से चलते हुए अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति करने के मुख्य लक्ष्य से अपने आप को अलग पाया, यानी कि हमारा मूवमेंट सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की तरफ नहीं हुआ, तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको एक कड़वा सच सामने खड़ा हुआ दिख रहा होगा। तो हम कैसे ऐसे स्टार्ट करेंगे? हम ऐसे स्टार्ट यही कह के करेंगे कि सबसे अच्छा सबक जब आपको लगता है कि यार ये तो दोस्त मेरा सबसे अधिक अच्छा दोस्त था और यही मेरे साथ धोखा कर गया, जिसके लिए मैं इतना कर रहा था उसने मुझे गलत रास्ते पर ले गया, मुझे चारों ओर वाइसेस से फंसा दिया। इसका मतलब मैं जिंदगी में जो सोच रहा था उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलती थी, मुझे उस गलती को सुधारना होगा। यहां से शुरुआत करनी है हमको ऐसे की। और जब हम ऐसे में हम ये कहेंगे कि बेस्ट लेसन्स, तो जब हम बिटर एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं, और बिटर एक्सपीरियंस का मतलब बेसिक सिद्धांत क्या होता है? व्हाट आर बिटर एक्सपीरियंसेस? बिटर एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनपेक्षित, अनपेक्षित परिणाम। यानी कि जो आपकी परिकल्पना और सोच से फर्क परिणाम आपके कार्य के आने वाले हैं, वही तो हमें दुखी करते हैं। यानी कि कहां क्या बात कर रहे हैं? हम डिसोनेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। यानी कि हम जो सोच तो कुछ रहे थे, और जब हमने उस सोच को क्रियान्वित किया लाइफ के अंदर, तो हमें बिल्कुल डिफरेंट परिणाम, डिफरेंट रास्ते और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट चेहरे देखने को मिले। सो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे। देन हम इसको अपने इंडिविजुअल से ले जाकर समाज और देश के लिए ले जाएंगे। हमने उदाहरण देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एसे के अंदर। जब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जब उसके अंदर इंटरनेशनल मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हमें बताना पड़ेगा कि हम तो मॉरल सिद्धांतों की पालना करते रहे। हमने कहा कि अब चूंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अतिक्रमी है, तो हमें जान लोगों की ज़्यादा लेना नहीं, इस युद्ध को विराम किया जाए और फिर हम बात करेंगे अच्छी तरह से बैठकर। परिणाम क्या आया? उस देश ने हमारे एक बड़े हिस्से पे ही कब्जा कर बैठ गया। तो सबक तो हमें बहुत सॉलिड मिल गया, और उस सबक का फायदा उठाते हुए अब जब वर्तमान में उस देश के द्वारा कुछ भी गतिविधि होने की संभावना भी हमको नजर आती है, तो हम सजग हो उठते हैं। इस चीज को एसे के मिडिल पार्ट में लेना है। सो स्टार्ट, एसे को कैसे स्टार्ट करना है? अपना एक एनेक्डोट, जो कि आपको कोई भी एनेक्डोट पता हो। एनेक्डोट मीन्स एक छोटा सा किस्सा, यानी कि एक किस्से से स्टार्ट करना जरूरी है इस पर्टिकुलर एसे को।
और इसी एनेक्डोट से, इसी किस्से से हमें अपना एस्से भी समाप्त करना होगा, यानी कि इसी एनेक्डोट से। इसी एनेक्डोट के परिणाम से एस्से समाप्त भी करना होगा। ओके, हमने इस पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट कर दिया। एक अनुभव जो आपके खुद के जिंदगी से संबंधित हो, उससे स्टार्ट करिएगा, तभी तो ये अच्छा ऐसे लिखा जाएगा। जब आपने इस एनेक्डोट से स्टार्ट कर दिया और आपने बताने की कोशिश की कि ये जो सबक खूब मुझे मिला, जो कड़वा अनुभव से मिला, उसने मेरे को जिंदगी के अंदर एक पथरीले रास्ते पर अच्छी तरह चलना सिखा दिया। और बच्चों, इसके अंदर आपको एक और चीज का इमर्शन करना पड़ेगा, जो कि GS4 का सिद्धांत सिखाता है। क्या? कि अगर सोसाइटी में आप खड़े हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंकना मतलब ताने बुना, ये करना, वो करना, आप एक बार सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, 2 बार सेलेक्ट नहीं हो पाए, और लोग आपको कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। सडनली आपको रियलाइज होता है, लोग आपकी सफलता में इच्छुक नहीं थे, लोग आपको असफल होकर इस स्थिति में आने पर देखने में खुश थे, जिससे उन्हें अंदरूनी संतुष्टि मिल रही है। ये तो पता है ना आपको कि किसी भी व्यक्ति की खुशी में, किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता में खुश होना और प्रसन्न होना सबसे कठिन काम है। लेकिन ये चीज आप वैसे नहीं सीखते, मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब आप असफल हो जाते हो, तो आपके पास सिंपैथी देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे, तो मन में, उस व्यक्ति के जरूर मन में आ रहा होगा, यार ये सफल क्यों हो गया, मैं सफल नहीं हो पाया। और तब उसकी जब भाव भंगिमा आप देखोगे, उसका वर्ताव देखोगे, ये आपको चीज सिखाएगी कि आगे जिंदगी में आने वाले अवसरों में किस तरह से आपको व्यवहार करना है। इस तरह से हम एस्से को आगे हम ले जाएंगे। और बच्चों, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके अंतरंगों से, यानी कि जो आपके क्लोज हैं सारे के सारे लोग, उनके साथ जब आपके विश्वास को घात होता है, जो आप सीखते हैं, जो आप करते हैं और जो आप बढ़ने की दिशा में अपने आप को पाते हैं, वही असली डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन क्या हो रहा है? बेसिकली आप एक इंडिविजुअल लेवल पर हैं, ये एग्जाम में एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पर हैं। अब हमने अनुभव किया कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमें सही और गलत कैसे पता चला? सही वो होता है बच्चों, जो कि हम अपने वैल्यू सिस्टम के अनुसार सही मानते हैं, वही सही होता है, वही अच्छा होता है। अर्थात अगर हमने कोई सिद्धांत मान रखा है और वो सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सामाजिक स्थितियों के अंदर सही नहीं बैठ रहा और हमें बार बार थपेड़े खाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब अब हमें सीख जाना चाहिए कि परिभाषा शायद चेंज हो रही है अच्छे की, परिभाषा शायद चेंज हो रही है खुशी की, और इमीडिएटली कोर्स करेक्शन कर लेना चाहिए। इस एस्से का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि हम जब ये समझ जाएं कि हमने कड़वे अनुभव से जो सीखा है, हमने वो लेसन हमारी जिंदगी के लिए एक आदर्श लेसन बन जाए और हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि जिन परिस्थितियों में हम गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ा है, भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति में उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के आधार पर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। बेटा,
ये चारों एस्से जो आज हमने थोड़े थोड़े डिस्कस किए, वो सारे के सारे बेसिकली एथिक्स के सिद्धांतों पर ही आधारित एस्सेस के रूप में इस बार आए। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप एथिक्स पढ़ें अगले साल के लिए, तो आप नोट्स बनाते चलें, एथिक्स के सभी सिद्धांतों का एक चार्ट बना लें, जिससे जब एग्जाम में ऐसे लिख रहे हो ना, उन सिद्धांतों को उस चार्ट के माध्यम से आसानी से अच्छा ऐसे लिखने में यूज कर सकें। क्योंकि हमें भी तो सीखना है इस एक्सपीरियंस से। इस साल कैसे ऐसे आए, यही तो ऐसे कह रहा है ना, कड़वा अनुभव नहीं, लेकिन सरल अनुभव भी हमें अच्छे सबक सिखाता है। तो हमें अगले साल के लिए सबक लेना है कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारा एथिक्स का पेपर है, नैतिकता का पेपर है, उसको सॉलिड तैयार करना है, जिससे हम कम से कम 400 और अधिक से अधिक 500 मार्क्स के लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकें और जीत सकें। थैंक यू वेरी मच।